हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं विनय सर आप सभी के चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है, जैसे पिछला जो टॉपिक हमारा था वो परावर्तन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। परावर्तन के इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो परावर्तन के प्रकार का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10th का ये वीडियो है। ठीक है, और ये 12th में भी आपको पढ़ना है। तो परावर्तन के प्रकार में बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सामान्य तौर से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक आपके पास होता है नियमित परावर्तन और दूसरा कौन सा होता है, अनियमित परावर्तन। अनियमित को विसरित भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, विसरित। इतनी बात क्लियर है। तो आगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नियमित परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से होता है तो परावर्तित किरणें जो होती हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार के परावर्तन को या इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे ये किरणें हैं, ये आपतित किरणें हैं जो इधर की ओर आ रही हैं, और परावर्तित किरणें देखें तो एक ही दूसरे के क्या हैं, समांतर बनी हुई हैं। तो ये हो गया नियमित परावर्तन का एग्जाम्पल, ये चित्र। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट है अनियमित परावर्तन। अनियमित में ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे या द्रव के तल से या सतह से, ठीक है, होता है तो परावर्तित किरणें जो होती हैं वो विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती हैं, फैल जाती। क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। इस परावर्तन को या इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये आपतित किरणें हैं। ठीक है, जब ये परावर्तित होती हैं तो इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं है, जिधर को पा रहे हैं उधर को फैल जाएंगी। तो ये जैसे किरण इधर को परावर्तित हुई है, ये बैक यानी पीछे को हो रही है, ये लेफ्ट को हो रही है, राइट को हो रही है। इस तरीके से अगर देखें तो जो अनियमित होता है इसमें नियम एक प्रकार से नहीं लागू होता है। नियम का मतलब यह है कि एक निश्चित नहीं है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहे हैं, अनियमित कहते हैं। इसमें बल्कि देखें तो नियमित तरीके से सभी एक दिशा में चलेंगे। क्लियर है। तो इसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है, परावर्तन के नियम। परावर्तन के सामान्यतः कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला नियम और दूसरा नियम। क्लियर है। प्रथम नियम अर्थात पहला नियम क्या होता है, इसमें होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर कहीं कहीं लिखा है खींचा गया या डाला गया, तो डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम कहता है। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर है। इसीलिए इस नियम के अकॉर्डिंग देखें तो एंगल I इज इक्वल एंगल R। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर या चित्र। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब यानी आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर। दूसरा नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई होगी। इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो इसके आगे क्या दिया गया है, इसके आगे दिया गया है प्रकाश किरण। ठीक है, जब किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में, ठीक है, किसी पारदर्शी माध्यम से, यहाँ से होना चाहिए, ठीक है, किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है, यानी जब किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में, ठीक है, क्या प्रकाश, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में से सरल रेखा में क्या करेगा, गमन करता है, तो यानी प्रकाश के इस पथ को, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, इस रास्ते को या इस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। क्लियर। आगे ध्यान दीजिएगा, प्रकाश पुंज और जो ये प्रकाश किरणें होती हैं,
क्या होती हैं? प्रकाश किरणें। इनके समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। जब एक प्रकाश किरण है, ठीक है, तो उसे तो प्रकाश किरण ही कहेंगे, लेकिन जब बहुत सारी हो जाएंगी तो उनके समूह को क्या कहा जाएगा? प्रकाश पुंज कहा जाएगा। उसके बाद बात आती है प्रकाश पुंज के टाइप। तो प्रकाश पुंज देखते हैं तो सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, या 3 हैं, ठीक है। कौन कौन से? अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। क्लियर? अभिसारी की अगर बात करें तो अभिसारी जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई, यहाँ पर 2 बार हो गया है, जब एक बिंदु पर क्या होती हैं? मिलती हैं, तो इसे क्या कहेंगे? तो मतलब प्रकाश किरणों के इन समूहों को अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे, या प्रकाश के इस पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। क्लियर है? दूसरे पे चलते हैं तो अपसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु, ठीक है, से आती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं। एक बिंदु से निकलती हुई या आती हुई प्रतीत होगी, तो इन किरणों को क्या कहा जाएगा? या इन किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश किरण या प्रकाश पुंज कहा जाएगा। इतनी बात क्लियर है? थर्ड है समांतर। समांतर में क्या होता है? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं, ठीक है। तो प्रकाश के किरणों के इस समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहा जाएगा। इसमें किरणें इस प्रकार से चलेंगी, सभी किरणें एक दूसरे के समांतर रहेंगी। अपसारी में देखिएगा तो फैलाव की स्थिति आएगी, और अभिसारी में सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसमें एक बिंदु पर मिलेंगी, इसमें एक बिंदु से निकलेंगी, इसमें कहीं भी मिलेंगी नहीं, यानी एक दूसरे के समांतर बनी रहेंगी। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या टॉपिक है। तो परावर्तन में ही अगली हेडिंग हमारे पास क्या है? प्रतिबिंब। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब सामान्य तौर पे जो इमेज या फोटो होता है उसी को कहा जाता है। जैसे वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई होगी। किसी वस्तु के क्या दिया गया? वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब बात आती है वस्तु के प्रतिबिंब की। तो वस्तु के प्रतिबिंब कितने होते हैं? तो सामान्य तौर से 2 होते हैं, क्योंकि लिखा है वस्तु यानी प्रतिबिंब के प्रकार। तो कितने हमने लिखे हैं? 2। कौन कौन से पढ़ने हम लोगों को? वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ना है और आभासी प्रतिबिंब पढ़ना है। वास्तविक कब होगा और आभासी कब होगा, इसको समझ लेते हैं। एक बार हम लोग डिफिनीशन पे फिर से नजर डालें तो इसमें 2 शब्द आए हैं, एक पे मिलती है और एक पे मिलती हुई प्रतीत होती है। इतनी बात क्लियर है? तो इसी अनुसार वास्तविक की जो परिभाषा बनेगी उसको समझ लीजिए। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ तक आपको लिखना रहेगा, उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? आभासी के लिए अगर कहें तो इसको समझ लीजिएगा। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहेंगे? उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद जो आगे इसी क्रम में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या दिया गया है? वो है मिरर अर्थात
दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यदि किसी समतल कांच या कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर क्या की जाए, कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बनाते हैं, तो इसे ही क्या कहेंगे हम लोग, दर्पण कहेंगे। क्लियर। चाहे वो समतल हो और चाहे किसी गोले का भाग हो, यानी खोखले कांच के गोले का भाग हो, तो दोनों केस में ये क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है। दर्पण के प्रकार की बात की जाए तो दर्पण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 होता है आपके पास समतल, और नंबर 2 होता है कौन सा, गोलीय। इतनी बात क्लियर है। तो एक समतल दर्पण हो जाएगा, दूसरा गोलीय दर्पण हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण जब बनाया जाता है तो उसका एक भाग ऐसे लिया जाता है और पीछे साइड क्या कर देंगे, इसमें कलई कर देंगे, और मान लीजिए इस पे कोई प्रकाश किरण इधर से आपतित की जाएगी ऐसे, तो ये ऐसे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये हो गई कौन सी किरण, आपतित किरण, और ये हो गई हमारे पास परावर्तित किरण। और अगर इस पे ऐसे से, तो ये क्या कहलाएगा, अभिलंब। इतनी बात क्लियर है। तो समतल दर्पण में देखा जाए तो परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, वो समतल होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। अब इसके कुछ गुण या विशेषता भी होते हैं, तो गुण कौन कौन से होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। नंबर 1, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी और सीधा होता है। सदैव का मतलब हमेशा, आभासी और सीधा बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, वस्तु का जो आकार होगा, यानी जितना वस्तु की लंबाई होगी उसके प्रतिबिंब की लंबाई भी सेम होगी। वही हमने लिखा है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार इसमें क्या होगा, बराबर या समान रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, ये हमेशा के लिए है। फोकस दूरी इसकी क्या होती है, तो इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, इसको भी हमको याद करना है। क्लियर। अगला है इसका रेखीय आवर्धन, या कहीं कहीं रेखीय आवर्धन क्षमता लिखा मिलेगा, तो इसका रेखीय आवर्धन कितना होता है, तो +1 होता है। ठीक है, किसका, समतल दर्पण का। तो इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है, +1 होती है। बात करते हैं समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वस्तु से दर्पण की जितनी दूरी रहेगी, वस्तु से दर्पण की दूरी और प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर यानी समान रहेंगे। तो ये इसके 5 पॉइंट हैं विशेषता या गुण में, ये आपको लर्न करने हैं। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास दर्पण का दूसरा भाग है। दर्पण का दूसरा भाग क्या होता है, गोलीय दर्पण। ठीक है, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, ठीक है, उसके एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को क्या बनाया जाता है, परावर्तक बनाया जाता है, तो इस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। गोलीय दर्पण के अगर प्रकार की बात की जाए तो ये 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक मतलब अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अगर किसी का क्वेश्चन है क्यों, तो पहले हम अवतल दर्पण की परिभाषा पे बात कर लें, उत्तल दर्पण की परिभाषा पे बात कर लें, उसके बाद हम इसको भी समझाएंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो सुनिएगा, जब हम कांच को मान लीजिए काटे, कांच का कोई खोखला कांच है और उसको काटे, तो कुछ इस टाइप से आपको देखने में, एक मिनट, मान लीजिए ऐसे एक कांच है, गोला टाइप है, और इसको इतना कट करके निकाल लिया गया। क्लियर।
तो जब किसी गोले को क्या किया जाता है, काटा जाता है, तो उसका इस प्रकार से भाग हमको दिखाई देगा। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसके हम अंदर साइड कलई ना करके बाहर साइड कलई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बाहर साइड कलई करेंगे तो अंदर वाला जो भाग होगा वो हमारा क्या बनेगा, परावर्तक बनेगा। जब इससे कोई प्रकाश किरण हम क्या करेंगे, गुजारेंगे, तो ये इस प्रकार से परावर्तित होगी। क्लियर। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गई बात। कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश का परावर्तक तल दबा हुआ हो, उभरे हुए को क्या करते हैं, कलई करते हैं, तो इसे कौन सा दर्पण कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। उसके बाद देखते हैं उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण में अंदर साइड क्या करेंगे, कलई करेंगे। अंदर कलई करेंगे तो बाहर साइड जो हमारा होगा ये परावर्तक बनेगा, और जब परावर्तक बनेगा तो इसमें जब प्रकाश को आपतित करेंगे तो इस प्रकार से परावर्तित होगी। इतनी बात क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किरणों को अवतल दर्पण पे क्या किया जाता है, आपतित किया जाता है, तो उस समय सभी किरणें मुख्य फोकस पर मिलती हैं, सभी किरणें मुख्य फोकस पर एकत्रित हो जाती हैं। और इसके पहले हमने अभिसारी जब प्रकृति पढ़ाई थी तो वहाँ भी हमने बताया था कि सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई, मतलब मिलती हैं वहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, मिल रही हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी कहेंगे। लेकिन अपसारी में देखें तो सभी प्रकाश किरणें फोकस दूरी की ओर, यानी मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, आती हुई तो प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये विभिन्न दिशाओं में किरणें क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। क्लियर। या इसी को कह सकते हैं कि मुख्य फोकस से विभिन्न दिशाओं में जाती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि इसके पहले हमने अपसारी में लिखाया है कि जब किसी बिंदु से प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अपसारी कहते हैं। तो यहाँ मुख्य फोकस से आती हुई किरणें प्रतीत होंगी, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, अपसारी। चूँकि ये घटना किस में हो रही है, उत्तल दर्पण में, इसलिए इसे हम अपसारी दर्पण भी कह सकते हैं। और इसमें देखें तो ये घटना किस में हो रही है, अवतल दर्पण में हो रही है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कह सकते हैं। अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में पुनः फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।